मेरी वफा का वैसा सिला दे रही थी। मेरी वफा का वो ऐसा सिला दे रही थी कि वफा में भी बेवफाई मिला दे रही थी। मेरी वफा का ऐसा सिला दे रही थी कि वफा में भी बेवफाई मिला दे रही थी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं समीर आयोग और आप देख रहे हैं रियल स्टोरी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये घटना है कानपुर, उत्तर प्रदेश के कानपुर की। कानपुर में एक थाना लगता है पिठूर, और उसी थाने के अंतर्गत एक जगह है ध्रुव नगर। ध्रुव नगर के रहने वाले आबिद अली के घर में 19 जनवरी को 2025 को यानी 19 जनवरी को सुबह 6 बजे ही चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी। आस पड़ोस के लोग जब चीखने चिल्लाने की आवाज सुनते हैं तो धीरे धीरे उनके घर की तरफ बढ़ते हैं। घर में जाने का बाद देखते हैं कि आबिद अली अपने बिस्तर पर लेटे हुए हैं, बेसुध लेटे हुए हैं, और उनकी पत्नी जो रो रही है और कह रही है कि मेरे पति को क्या हो गया। शबाना बार बार ये बात कह रही थी कि मेरे पति को क्या हो गया। तो जो वहां आए हुए लोग थे, आस पड़ोस वाले, वो आबिद अली के पास जाते हैं और उनको छू कर देखते हैं, उनकी नब्ज टटोलते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आबिद अली कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे थे। तब शायद इनको लग गया कि शायद आबिद अली इस दुनिया में नहीं है। धीरे धीरे लोगों की तादाद बढ़ने लगती है, दिन निकल आता है, पुलिस को भी सूचना दे दी जाती है, पुलिस भी मौके पर आ जाती है। पुलिस आती है तो लाश को बेड से हटा करके इधर चारपाई पर रखा जाता है। पुलिस अपने स्तर से उनकी बॉडी को देखती है तो जो कपड़े पहने हुए थे, उन कपड़े की जेब में उनको एक रेपर मिलता है, जिसमें कि 7-8 रेपर होते हैं, वो शक्तिवर्धक गोलियों के रेपर होते हैं। और वो रेपर में कोई भी गोली नहीं थी, सारा खाली था। पुलिस वो रेपर निकाल के देखती है तो उनकी पत्नी शबाना से पूछती है कि ये जो रेपर है शक्तिवर्धक गोलियों की, ये लेकर क्या कर रहे थे। तो शबाना बताती है कि दरअसल इन गोलियों का सेवन वो हमेशा करते थे और रात को कुछ ज्यादा ही उन्होंने गोलियां लाई थी और खा भी लिए थे। और उसके बाद सुबह में मैं जब सो के उठी तो इनसे बोलने लगी तो ये आवाज नहीं दे रहे थे। ये सारी बात तो बताती है पुलिस। फिर ये सोचने लगती है, सारे मोहल्ले के लोग, जो भी लोग वहां उपस्थित होते हैं, सुनते हैं, तो उनको ऐसा ही लगता है कि शायद इन सारी गोलियों को खा करके इसकी हालत खराब हो गई थी और ये मर गया। ऐसी बातचीत हो रही है। पुलिस भी शायद यही समझती है कि इन गोलियों के ज्यादा तादाद में खाने की वजह से इसकी मृत्यु हो गई है। पंचनामा वगैरह करने के बाद पुलिस जो है इस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम होके आता है, फिर लाश का जो भी अंतिम संस्कार होता है कर दिया जाता है। दूसरे दिन 24 घंटे बाद जब आबिद अली की रिपोर्ट आती है, जो पोस्टमार्टम हुआ था उसमें जो डॉक्टरों ने पाया था, उसकी जब रिपोर्ट आती है तो पुलिस थोड़ा हैरान होती है, क्योंकि उस रिपोर्ट में गोलियों के खाने की वजह से मौत नहीं, बल्कि गला दबाने और दम घुटने से मौत हुई थी, ऐसा लिखा हुआ था रिपोर्ट में। पुलिस कुछ देर सोचने समझने के बाद फिर सबसे पहले आबिद अली के साला जो होता है सलीम, पुलिस उसको बुलाती है, क्योंकि सलीम वहां का करता धरता था। क्योंकि आबिद अली नहीं रहने के बाद साला ही था जो सारे कार्यक्रम में आगे आगे था, क्योंकि उनकी पत्नी थी शबाना तो महिला थी, परिवार में कोई था नहीं। एक लड़का था उनका आबिद अली का जो 16 साल का था, वो सलीम के साथ ही रहता था। ये पति पत्नी ही रहा करते थे घर में। तो
सलीम से पुलिस पूछती है कि अच्छा बताओ कि सलीम से किसी की दुश्मनी, आखिर सलीम का उसके घर में गला कौन दबा सकता है, क्योंकि ये जो रिपोर्ट आई है यही संकेत दे रही है कि गला दबा करके उनको मारा गया है। सलीम कुछ देर सोचता है और कहता है कि देखिए घर में तो कोई और रहता नहीं है, मेरी बहन सबाना रहती है और मेरे जो उसके पति थे वो रहते थे, तो पहले क्यों ना सबाना से ही पूछा जाए, क्योंकि और किसी पर मुझे कोई डाउट नहीं है, सबाना से बात की जाए। पुलिस फिर सबाना से पूछती है, सबाना भी वही कहानी बताती है कि रात को आए थे, वो दवा खाए थे और सुबह उठे नहीं, इसके अलावा वो कुछ नहीं बताती। फिर पुलिस को अब एक रास्ता और सूझ रहा था कि क्यों ना इनकी मोबाइल का सीडीआर निकाला जाए, किसी तरह का किसी से कोई बातचीत हुई हो तो उसका पोल खोल हो जाएगा। फिर आबिद अली और सबाना दोनों के मोबाइल का सीडीआर निकलवाया जाता है। आबिद अली के सीडीआर में तो कुछ नहीं निकलता, उनके कॉल डिटेल में कुछ नहीं निकलता, लेकिन सबाना में एक संदिग्ध नंबर पाया जाता है जिसमें सबाना जिससे बहुत ज्यादा बात किया करती थी। जब उस नंबर का डिटेल निकाला जाता है तो वो नंबर निकलता है उन्नाव का, और उन्नाव के रहने वाले एक रेहान नाम का लड़का है, उसका नाम आता है। फिर उन्नाव जाकर पुलिस रेहान को गिरफ्तार करती है, उसे ले आती है। उससे पूछताछ जब शुरू होती है तो वो चौंकाने वाला खुलासा करता है, जो कि एकदम नहीं होना चाहिए, एक शादीशुदा महिला के साथ ऐसा कृत्य नहीं होना चाहिए। जब दरअसल रेहान बताता है कि 2024 में वो दिल्ली में ऑटो चलाया करता था और ऑटो चलाता था, साथ में इंस्टाग्राम वगैरह भी देखा करता था। उसमें एक लड़की फोटो डाल रही थी, उसकी फोटो को देख करके मैंने कुछ लाइक कमेंट भी किया था, उधर से भी रिस्पांस आया था। फिर हम लोग बातचीत करने लगे, मैसेज हुआ, फिर बातचीत शुरू हुई। और जब वो मुझसे मिलने के लिए बुलाई तो मैं जब उससे मिला तो लड़की नहीं थी बल्कि 40 साल की एक महिला थी, और वो थी सबाना। तो सबाना से जब मेरी मुलाकात हो गई तो हम लोगों ने अंडरस्टैंडिंग जम गई, क्योंकि उम्र का आधी उम्र का अंदाजा था, फासला था, लेकिन हम दोनों में प्यार हो गया और हम दोनों एक दूसरे को मिलते रहे। कई बार हम लोगों ने संबंध भी बनाया। अक्सर जो सबाना होती थी, इसके पति जो आबिद अली हैं, ये बाहर चला जाया करते थे, झूला का काम करते थे, ये मेला में झूला लगाते थे और उससे अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। लेकिन उनकी पत्नी उनकी अनुपस्थिति में रेहान को बुला लिया करती थी। और ये सारी बात जब बताता है रेहान, तो फिर पुलिस पूछती है कि आखिर में ठीक है, तुम्हारे इसके साथ अनैतिक संबंध हो गए, फिर तुमने आबिद को क्यों मारा, आबिद को किसने मारा? तो रेहान बताता है कि जब हम आखिरी बार मिले थे तो सबाना ने मुझसे कहा था कि देखो, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन बीच में एक रोड़ा है मेरा आदमी आबिद अली, इसको रास्ते से हटाना होगा, तभी हम दोनों खुल के मिल सकेंगे या एक साथ रह पाएंगे। तो ये बात सुनने के बाद रेहान को ये काम तो समझ में नहीं आया, लेकिन उसने कहा ठीक है, एक मेरा दोस्त है, मैं उससे बात करूंगा। और वो दिल्ली में इसके साथ एक और लड़का था विकास, उसकी उम्र 22 साल थी और रेहान की उम्र भी 22 साल थी। तो विकास से बताता है कि एक मर्डर करना है और तुमको उसके लिए पैसे मिलेंगे। फिर वो विकास भी तैयार हो जाता है, क्योंकि वो किराए की ऑटो चलाया करता था। उसका टारगेट था कि मैं अपना टारगेट पूरा करूं, पैसे कमा करके अपने लिए निजी एक ऑटो खरीदूं, उसको चलाऊं। पैसे के लालच में आ जाता है और ठीक कहता है कि ठीक है, मैं काम करने के लिए तैयार हूं। 17 तारीख को ये दोनों, रेहान और उसका साथी विकास, दोनों कानपुर आ जाते हैं, एक होटल में ठहरते हैं। 18 तारीख को सबाना उनसे मिलती है और 20,000 रुपए विकास को देती है
और सारा प्लानिंग सेट करती है कि मैं जैसे ही फ़ोन करूँगी तुम लोगों को आना है, टाइम वाइम सारा बता के रखती है। 18 तारीख की रात में, 18 जनवरी की रात में ये शबाना अपने आदमी को खूब शराब पिलाती है और कुछ गोलियां भी खिलाती है, जिससे कि उसको नशा हो जाता है, वो बेसुध हो जाता है, वो सो जाता है। फिर विकास और रेहान को बुलाकर उसका गला दबाकर हत्या करा देती है। आबिद अली के मर जाने के बाद वो दोनों बाहर निकल जाते हैं और रात भर शबाना उसके साथ रहती है और सुबह होते ही शोर मचाना शुरू करती है, एक ड्रामा करना शुरू करती है कि मेरे पति को क्या हो गया, जबकि वो सारा कुछ जान रही थी। रेहान ये सारी बात जब बताता है तो पुलिस की आंख खुली रह जाती है कि एक महिला जिसका एक 16 साल का बेटा है, वो अपने अवैध संबंधों को बरकरार रखने के लिए अपने पति की हत्या करा देती है, जिसमें दो नौजवान जिनकी उम्र सिर्फ 22 साल है, दोनों की जिंदगी खराब हो जाती है। आबिद अली दुनिया से चले गए, मगर रेहान, विकास और शबाना तीनों गिरफ्तार हो चुके हैं, जेल के सलाखों के पीछे हैं और इनको जो कोर्ट सजा देगा वो देगा। लेकिन समाज में ये क्या हो रहा है, इसे सुनने के बाद हर पति अपनी पत्नी से डरेगा, हर पत्नी अपने पति से डरेगी। ये समाज में ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं दोस्तों, इसलिए सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। अपना ख्याल रखिए और जागरूक रहिए। सत्यमेव जयते। जय हिंद।